हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहे हैं ओ लेवल के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग ट्यूटोरियल। ये सीरीज है हमारी पाइथन से रिलेटेड, जो ओ लेवल का M3 R5 मॉड्यूल है। M3 आप लोगों को पता होगा, जो M1 में बेसिक था, M2 में वेबसाइट डिजाइनिंग, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप हम लोगों ने कवर किया था। और पाइथन है हमारा M3 R5। M3 का मतलब है मॉड्यूल 3 और R5 का मतलब है रिवाइज्ड वर्जन 5, यानी ये 5वीं बार रिवाइज्ड हुआ है M3 मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन पढ़ने वाले हैं और ये पूरी सीरीज पाइथन से रिलेटेड होगी। पाइथन में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और पाइथन के बारे में बहुत सारी चीज जानने वाले हैं। ये सीरीज ओ लेवल के स्टूडेंट के साथ साथ जो लोग हैं जिनको पाइथन सीखनी है उनके लिए भी बहुत उपयोगी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इस सीरीज के सारे ट्यूटोरियल दो तरीके से बना के चलेंगे, जिसमें मैं ये भी समझ के चलूंगा कि यहाँ पे जो लोग हैं पाइथन जो पढ़ रहे हैं वो लोग कुछ ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, और ये भी मान के चलूंगा कि कुछ लोग नए हैं जो बेसिकली पहली बार सीधा पाइथन पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, फॉर न्यू कमर और फॉर एडवांस लेवल पे। यानी जो लोग M1 और M2 पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है, और जो डायरेक्ट पाइथन पढ़ रहे हैं ये उनके लिए भी यूजफुल होने वाला है। तो आज का हमारा ये पहला ट्यूटोरियल है पाइथन सीरीज का, जो इंट्रोडक्शन रहेगा। इसमें हम पाइथन के बारे में जानेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, और सारी चीज़ें ओ लेवल में पाइथन से क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे पहली चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है क्या, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्राम पता है ना, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब जो लोग M1 और M2 पढ़ चुके हैं या जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है तो उनको आइडिया होगा प्रोग्रामिंग क्या है। अब प्रोग्रामिंग को आगे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर अगर हम M3 पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें ये तो पता होगा कंप्यूटर क्या है। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको कि हम इस तरीके से इस ट्यूटोरियल को डिजाइन कर रहे हैं कि ये चीज न्यू कमर यानी नए स्टूडेंट को भी, जो डायरेक्ट पाइथन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सही हो, और जो पहले से पढ़ के आए हैं तो उनको लिए भी बहुत आसान रहे। अब आपको पता है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण होता है जो मानव निर्देश को स्वीकार कर सकता है और इसे संशोधित करता है, इसका जवाब देता है। यानी इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में जवाब दे देता है। इनपुट हम कीबोर्ड, माउस, वेबकैम वगैरह डिवाइसेस से देते हैं। प्रोसेसिंग सीपीयू प्रोसेस से होती है और आउटपुट हम मॉनिटर या प्रिंटर से लेते हैं। ये सारी चीजें जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगी, नए स्टूडेंट को मैंने समझा दिया है। ये तो पता है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अब आगे देख लेते हैं। आगे कंप्यूटर में जो सारी चीजें होती हैं वो इनपुट यूनिट के माध्यम से होती हैं, सीपीयू के माध्यम से होती हैं और आउटपुट यूनिट से होती हैं। इनपुट से हम आदेश देते हैं, सीपीयू से प्रोसेस करता है और आउटपुट यूनिट से हमें रिजल्ट मिलता है। और सीपीयू जो था, जो प्रोसेसिंग करता है, उसे तीन अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, तो ये तो कंप्यूटर के हिस्से हो गए, कंप्यूटर के भाग हो गए जहां से हम कंप्यूटिंग करते हैं यानी काम करते हैं। ये कंप्यूटर हो गया। अब बात आती है कि सर कंप्यूटर समझ में आ गया, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग M1 के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर बेसिकली शुरू से पढ़ा हुआ है, और जो लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन है, ये शॉर्ट में मैंने समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग M3 पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं, कि हम आपको एक एक से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी समझाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों के लिए हिंट है और रिवीजन भी हो गया इस हिसाब से। अब आगे देख लेते हैं कि कंप्यूटर में और क्या चीजें होती है। कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। डेफिनेशन में भी कहा जाता है कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्रामों का मिला के एक समूह बनाया जाता है जो कई काम अलग अलग करता है। सॉफ्टवेयर के बारे में कहा जाता है सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्रामों का समूह है जो अपनी आवश्यकता अनुसार विशेष काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये परिभाषा थी सॉफ्टवेयर की। अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको याद होगा तो हमने सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो करता क्या है, जो मनुष्यों को कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत करने में मदद करता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं।
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को बताता है कि यूजर क्या करने वाला है, हम माउस से क्या करने वाले हैं, कीबोर्ड से क्या करने वाले हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मध्यस्थता करता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। अभी हमें समझ में आया कि एक सॉफ्टवेयर है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम कोई और सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जैसे अगर हमें कोई विशेष काम के लिए कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना होता है, तब हमारे पास मौजूद बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और उनमें से हम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चयन करते हैं। हमने बताया कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर तो है ही पहले से बना हुआ सिस्टम, सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अगर हमें कोई विशेष काम करना हो तो विशेष काम के लिए हम इन सारी प्रोग्राम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जो उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाएगी, है ना। क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उनमें से हम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। हमारे चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, गूगल क्रोम हो, फेसबुक हो, जो भी चीजें हैं, जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे वो मोबाइल के हों चाहे कंप्यूटर के हों, उन सभी के लिए हमें कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आप जब किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे सामने समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आप नया काम करोगे तो समस्याएं तो आनी आनी है, और उन्हीं समस्याओं को हल करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना पाते। जब तक आप अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे, जो समस्याएं आई थी, जब तक वो सारी समस्याओं को एक एक स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे, तब जाके आखिरी में हमारा अपना जो डिजायर्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम था वो बनकर तैयार होगा। और अभी हम पढ़ने वाले भी यही हैं कि उन समस्याओं को पहचानेंगे कैसे, देखेंगे कैसे और उनका समाधान कैसे करेंगे। इस बारे में क्या पढ़ना है, हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सबसे पहले आनी आनी है, बिना प्रॉब्लम के तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही नहीं होती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी प्रोग्राम में। इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, है ना। प्रॉब्लम आने के बाद हम आएंगे अपने एल्गोरिदम पर। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम उस समस्या को समाधान करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। एल्गोरिदम के माध्यम से हम अपनी समस्या को, जो समस्या है, हम उस समस्या को स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम बनाते हैं उसका एक फ्लो चार्ट। क्या बनाते हैं? एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। एल्गोरिदम में हम उसे अल्फाबेटिक क्रम में, यानी लिखते हुए उसे सॉल्व करते हैं, और फ्लो चार्ट में उसे ग्राफिकल की मदद से, इमेजेस की मदद से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इनके बारे में हम एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। जब हमारा फ्लो चार्ट बन के तैयार हो जाता है, तब हम यूज करते हैं कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जिन्हें हम सॉल्यूशन बोलते हैं। वो सॉल्यूशन हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, पाइथन, जावा, बहुत सारी हो सकती हैं, उनके हिसाब से हम कर सकते हैं। इसके बाद उस प्रोग्राम जो हमने लिखा है, जिनमें इस कोड को बनाया है, उन्हें हम मशीन को समझाने के लिए कंपाइलर यूज करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम जो कोड लिखेंगे वो अल्फाबेट में लिखेंगे, ABCD में लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखेंगे, और हमारा कंप्यूटर इस बाइनरी सिस्टम को समझता है, 0 1 को समझता है। तो इसे समझने के लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं, ट्रांसलेटर यूज करते हैं। और जब ट्रांसलेटर हो जाए तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं? इसको करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों, समझ में आया? इस इमेज के अनुसार प्रोग्राम बनाते समय पहला कदम ही है हमारी समस्या। समस्या के हल तक पहुंचने से पहले, यानी यहां से और यहां तक पहुंचने से पहले, हम एल्गोरिदम यूज करते हैं। एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करके तब हम जाते हैं समस्या के हल के पास। इस तरीके से हम समस्या का हल करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, जहां पे हम कंप्यूटेशन करते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटेशन या प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है। अब प्रोग्राम बनाने से पहले हमें पहले प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम होती क्या है? एक समस्या परिभाषा में उपलब्ध इनपुट मापदंडों और वांछित समाधान के संदर्भ में समस्या की स्पष्ट पहचान शामिल है। समस्या का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या समस्या आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, उसको समझने के लिए हम समस्या को पहले बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। समस्या के बाद फिर अप्रोच टुवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम।
अगर हमें समस्या पता चल गई तो हम उसकी तरफ अप्रोच करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, समस्या को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये पहले समस्या समझने के बाद फिर बाद में हम इसे सॉल्व की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व करने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीक्वेंस। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के तैयार करते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। हम फ्लो चार्ट बना लेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एल्गोरिथम के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर हमारी समस्या सॉल्व हो रही है ग्राफिकल से या फ्लो चार्ट से या एल्गोरिथम से, तब इसे हम कन्वर्ट द सीक्वेंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसी फ्लो चार्ट को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं फिर उसमें हम कोडिंग करना शुरू कर देंगे, अगर हमारी इन दोनों चीजों से प्रॉब्लम सॉल्व होने की कोशिश हो रही है तो ये था स्टेप बाय स्टेप तरीका, प्रॉब्लम से लेके और उसके समाधान तक पहुंचने का तरीका, यहां से लेके और यहां तक आने का तरीका था ये। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। हम बार बार एल्गोरिथम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि एल्गोरिथम है क्या। तो पहले एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। एल्गोरिथम किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए या किसी काम को पूरा करने के लिए निर्देशों का क्रमबद्ध और स्पष्ट समूह होता है। यह एक रेसिपी की तरह है जहां प्रत्येक चरण बताता है कि आगे क्या करना है, जहां पर प्रत्येक चरण बताता है कि आगे क्या करना है। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम एक मौलिक अवधारणा है जिसका उपयोग कंप्यूटर को यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी काम को कैसे निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करना है। अब बहुत ध्यान से समझो, एल्गोरिथम एल्गोरिथम का मतलब है कि किसी काम को पूरा करने के लिए निर्देशों का क्रमबद्ध और स्पष्ट समूह होता है। जब कोई काम करना है तो उसे कैसे करना है उसका एक क्रमबद्ध तरीका बताने का समूह, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। सिंपल सी बात, कोई काम करना, उस काम को तरीका क्या तरीके से करेंगे, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जैसे कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे बताता है कि किसी काम को कैसे किया जाना है, इसका तरीका बताता है जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। काम करने का तरीका इज कॉल्ड एल्गोरिथम। हाउ टू एग्जीक्यूट द टास्क, उस टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, हमारा दोस्त हमारे घर पे आना चाहता है और रास्ता भूल गया है, तो आपका दोस्त आपको फोन पर बताता है कि आपको उसके घर तक पहुंचना कैसे है। हमारे घर पे आप लोग आ रहे थे या मेरा कोई फ्रेंड आ रहा है और रास्ता भूल गया, क्या भूल गया, रास्ता भूल गया। फोन किया उसने, फोन किया कि भैया हम आपके घर तक पहुंच नहीं पा रहे, रास्ता बताओ। तो हम उसे रास्ता कैसे बताते हैं, भैया पहले सीधे जाओ, फिर चौराहे पे बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, दूसरी गली में दाएं मुड़ो मुड़ो और आखिरी में घर से दाहिनी में और तीसरा घर हमारा है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताना, दिस इज कॉल्ड निर्देशों का क्रम एल्गोरिथम कहलाता है। जिस तरीके से हम अपने दोस्त को घर तक पहुंचाते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं, किसी काम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं एल्गोरिथम की विशेषताएं क्या होती हैं। भाई इतना तो समझ में आ गया हमें कि एल्गोरिथम अच्छी चीज है, काम करने के तरीके को स्पष्ट करता है, स्पष्टता है, क्लियरिटी आती है एल्गोरिथम के स्पष्ट हर एक स्टेप से हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। सीमितता होती है, एक बहुत ही सीमित शब्दों में, सीमित चीजों में स्टेप बाय स्टेप के बाद खत्म हो जाना चाहिए, तो भैया इतना करो इसके बाद ये वाला स्टेप खत्म हो गया है। इनपुट है, एक से अधिक इनपुट दे सकते हो कि भैया आप ऐसा करो, ऐसा इनपुट दो, इनपुट के बाद हमें आउटपुट भी मिलता है, उससे रिजल्ट मिलता है और प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस आती है उससे, कि व्यवहारिक रूप से हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, हम ये भी चीजें देखते हैं। तो इसकी विशेषताएं होती हैं एल्गोरिथम की, स्पष्टता, सीमितता, इनपुट, आउटपुट और प्रभावशीलता, ये एल्गोरिथम की विशेषताएं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं इन सबके नोट बनाते चाहिए, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर से आपको, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के आपको 20 क्वेश्चन के 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस वजह से ये सारे आंसर आपको तैयार होने चाहिए, क्या विशेषताएं होती हैं, कि एल्गोरिथम क्या कहलाता है, इसलिए इनके नोट्स जरूर बना लीजिए। आगे देख लेते हैं एल्गोरिथम की विशेषताओं के बाद एल्गोरिथम के फायदे भी क्या हैं। जब है विशेषताएं तो फायदे भी होंगे। फायदा है समस्या सुलझाना आसान होता है, एल्गोरिथम अगर आप लिख लेंगे तो भैया आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। काम को अलग अलग स्टेप में विभाजित किया जा सकता है, प्रोग्राम बनाने से पहले लॉजिक क्लियर हो जाता है, समय की बचत भी होती है, कोडिंग में कम गलतियां भी होती हैं, जो कोडिंग करते हैं उसमें गलतियां भी होती हैं, है ना, कम गलतियां होती हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, ये बात हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज में हमेशा नुकसान भी कुछ ना कुछ होते हैं। जटिल समस्याओं के लिए एल्गोरिथम बनाना कठिन होता है। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो एल्गोरिथम कठिन हो जाएगा।
एल्गोरिदम ग्राफिक के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। एल्गोरिदम में हम सिर्फ सेंटेंस लिखते हैं, ग्राफिक्स यानी चित्र के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में नहीं समझा सकते हैं। कुछ एल्गोरिदम ज्यादा लंबे हो सकते हैं जिससे समझना मुश्किल हो जाता, बड़ी समस्या होगी तो एल्गोरिदम भी बड़ा होगा जिसे नया आदमी नहीं समझ पाएगा। तो ये उसके फायदे और नुकसान होगा, इनको भी आपको नोट बनाना है। एल्गोरिदम के बाद हमारा दूसरा कदम था फ्लो चार्ट, क्योंकि हमने बताया था समस्या के बाद हम एल्गोरिदम बनाएंगे, एल्गोरिदम बनाने के बाद हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक प्रकार का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। यानी क्या है? चित्रात्मक प्रतिनिधित्व। अब इतनी ज्यादा क्लिष्ट हिंदी हो गई, छोड़ो। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक का मतलब है कि किसी चीज को, किसी प्रक्रिया को या प्रोग्राम समस्या को हल करने के लिए उठाए गए स्टेप को चित्रों द्वारा और चिन्हों के द्वारा तरीके से दिखाना, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। यानी जो हमारी समस्या है, जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें हम किसकी मदद से दिखाते हैं? उन्हें उन्हें हम चित्रों की मदद से दिखाने के तरीके को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे सीधे शब्दों में कहें, फ्लो चार्ट एक ऐसा चित्र होता है जो किसी काम को करने की प्रक्रिया को आसान और समझने योग्य तरीके से दिखाता है। अच्छा, अगर अभी आप थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आगे जो अगला चैप्टर है उसमें हम पूरे में फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे, फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो सिर्फ नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं। फ्लो चार्ट की विशेषताएं क्या है? दृश्य रूप यानी विजुअल फॉर्म। फ्लो चार्ट में आप चित्रों के माध्यम से समझते हैं, और ये बात हमें शुरू से पता है, चीजों को अगर हम सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से समझेंगे तो कठिन होता है, और चित्रों के माध्यम से समझते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आता है, सरल तो हो जाता है। चित्रों के माध्यम समझते हैं तो सिंपल हो जाता है, अच्छा भी लगता है। सीक्वेंस इसमें सारी चीजें होती है, सारी चीजों का सीक्वेंस बनाया जाता है। क्लियरिटी बहुत अच्छी तरीके से आती है कि प्रक्रिया कैसे प्रोसेस होनी है, और उसके बाद इसका प्रकार यानी हमें टाइप भी पता चल जाते हैं कि फ्लो चार्ट और प्रोसेसिंग है, इनपुट आउटपुट है, इनके प्रकार कैसे कैसे काम करते हैं। ये सारी चीजें हमें फ्लो चार्ट में पता चलती हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं फ्लो चार्ट के चिन्ह क्या होते हैं। जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें मैंने अभी बताया था कि उसमें चित्र होते हैं, तो वो चित्र जो होते हैं उनमें चिन्ह होते हैं अलग अलग, उन चिन्हों को एक एक से समझते हैं। पहला चिन्ह होता है ओवल, जिसे हम ओवल बोलते हैं। ये इस तरीके का डायगोनल होता है जिसे हम डायमंड शेप भी बोलते हैं, और इसका यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। ये जो ओवल शेप है जो आपको ये दिख रहा है, इसे हम ओवल शेप बोलते हैं, और ये हमेशा फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए शुरू में यूज होता है और आखिरी में ओवल ही यूज होता है। प्रक्रिया की शुरुआत या अंत में यूज किया जाता है। अगला है प्रोसेस। प्रोसेस करने के लिए हम आयताकार इस तरीके का चिन्ह यूज करते हैं। जब हम कोई काम कर रहे हैं या स्टेप यूज करते हैं तब हम प्रोसेस सिंबल यूज करते हैं। फिर आता है डिसीजन। अब यहाँ पे जो डिसीजन है वो डायमंड शेप में है, लेकिन यहाँ पे ये ओवल गलत है। ये ओवल कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का राउंडेड होता है, ये ओवल इस तरीके का शेप कुछ ओवल होता है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये डायमंड शेप है। डायमंड शेप का यूज किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। जब हम इफ यूज करते हैं, कोई निर्णय लेना होता है जहाँ पे यस नो में जवाब आना है, उस जगह पे हम डिसीजन शेप यानी डायमंड शेप का यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इनपुट आउटपुट। ये थोड़ा तिरछा आयत होता है। तिरछा मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ये तिरछा आयत बनाते हैं, इनपुट या आउटपुट लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं एरोज यानी तीर के निशान आते हैं, जो हमारी प्रक्रिया की दिशा को दिखाते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। जो सड़क पे चिन्ह बने रहते हैं तो बताते हैं कि भैया इधर मुड़ो, इधर मुड़ो। तो वैसे ही हमें फ्लो चार्ट में भी ये तीर के निशान हमें रास्ता दिखाते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, जिन्हें हम एरो या तीर बोलते हैं। तो इनको भी हम यूज करके देखेंगे, फ्लो चार्ट के चिन्ह से हम प्रोग्राम बना के भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फ्लो चार्ट के फायदे क्या हैं? फायदे हैं, समस्या को समझना आसान होता है, प्रोग्राम से पहले लॉजिक क्लियर हो जाता है, गलतियों को जल्दी पकड़ सकते हैं, संपूर्ण प्रक्रिया एक नजर में दिख जाती है, दूसरों को समझाना भी बहुत आसान हो जाता है। ये है इसके फायदे। अब देख लेते हैं इसके नुकसान क्या है। बड़ी प्रक्रिया का फ्लो चार्ट नहीं बना सकते हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसका फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा समय लेने वाला काम होता है, हर चीज का चिन्ह बनाओ, उसमें फिर लिखो, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बार बार बदलाव में कठिनाई होती है, अगर आपने बना दिया तो उसे फिर इरेज करो, नया चिन्ह बनाओ, तो थोड़ी दिक्कत होगी। ज्यादा स्थान घेरता है, फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत ज्यादा पेज कवर कर। तो ये सारी चीजें फ्लो चार्ट के नुकसान है। फायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान होते भी हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। जो लोग पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने HTML पढ़ा है, CSS पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, सी लैंग्वेज पढ़ा है, उन्हें पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक भाषा होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर से बातचीत करने, उसे निर्देश देने के लिए करते हैं।
इसकी मदद से हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने बताई थी, जब हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम या चाइनीज जैसी भाषा यूज करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन है, ओरेकल, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं जब कंप्यूटर से बातचीत करनी होती है। उदाहरण के लिए हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। इनका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो 3 अलग अलग भाषाओं में किया है। जैसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज, जिनमें हम मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को रखते हैं। कठिन होती हैं लेकिन तेज चलती हैं। क्यों? मशीन लैंग्वेज है तो 0-1 पर काम करेगी, और असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझ लेता है। तो ये बहुत तेज होती हैं लेकिन हमारे लिए कठिन होती हैं। कंप्यूटर के लिए बहुत सरल है लेकिन हमारे लिए कठिन है, इसलिए हम इन्हें लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इनमें बहुत अच्छे प्रोग्राम नहीं बनाए जा सकते हैं, कंप्यूटर इन्हें खुद के लिए यूज करता है, कंप्यूटर की खुद की भाषाएं होती हैं। दूसरी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो इंसानों के पढ़ने समझने के लिए होती है, जिसमें सी है, जावा है, पाइथन। आसान है, पढ़ने में सरल है, ठीक, लेकिन कंप्यूटर को समझ में नहीं आती तो हम कंपाइलर या ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसके लिए। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग अगर पाइथन पढ़ने जा रहे हैं तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये पॉइंट लिखते चलिए क्योंकि अभी हम आखिरी में इसका चैप्टर के खत्म होने पे आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। अगला क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिन्हें हम OOL बोलते हैं। ये प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में बांटती है, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है। इन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन है। हमने 3 कैटेगरी में बांटा। वैसे हमारे लिए सिर्फ 2 ही कैटेगरी मान्य होती हैं, हम इन्हें सिर्फ 2 ही कैटेगरी में मानेंगे कि ये 2 ही कैटेगरी हैं, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं तो इनके फायदे और नुकसान भी होंगे। फायदे देख लेते हैं क्या है। कंप्यूटर को काम करने लायक बनाती है, सॉफ्टवेयर है, गेम है, वेबसाइट आदि बनाने में सहायक होते हैं, समस्या को सुलझाने में मदद करते हैं। कई लैंग्वेज सीखने में आसान और मजेदार होती हैं, ऑटोमेटेड है, डेटा प्रोसेसिंग में उपयोगी होती हैं। इसके बाद इसके नुकसान भी हैं। सीखने में समय लगता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में समय लगेगा। भैया आप हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी सीखने जाते हो, इट विल टेक सम टाइम ना। ग्रामर सीखो, सेंटेंसेस सीखो, हेल्पिंग वर्ब सीखो, समय लगता है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में समय लगता है। गलत प्रोग्राम बना देंगे तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, गलत कोड लिखने से प्रोग्राम खराब हो जाएगा। हर लैंग्वेज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, हर लैंग्वेज एक अलग अलग काम करती है। नहीं कि हमने पाइथन सीख लिया तो हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, सब लैंग्वेज अपने अलग अलग काम करती हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो मोबाइल पे सपोर्ट कर जाएगा, नहीं, तो मोबाइल के लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर, अलग प्रोग्रामिंग बनानी पड़ेगी, अलग प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसके फायदे और नुकसान भी हो। अब आगे पढ़ने वाले हमारा अगला स्टेप था कंपाइलिंग करना। यानी हमने प्रोग्रामिंग कर ली है, प्रोग्रामिंग को कंपाइल करना होता है, यानी कंप्यूटर को समझाना होता है। अब यहाँ पे लिखा है कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनको मशीन लैंग्वेज में बदलने की प्रक्रिया को ही कंपाइलेशन कहा जाता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझकर काम कर सके, जिनके लिए हम असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं। अब ये होते क्या है, असेंबलर क्या होता है, असेंबलर का यूज होता है असेंबली भाषा में लिखे यानी लो लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना असेंबलर कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर में कन्वर्ट करता है, बदलता है। ये हार्डवेयर के बहुत करीब होता है, यानी कंप्यूटर जल्दी समझ लेता है। इसके बाद आता है कंपाइलर। ये हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह को पूरी तरह से एक बार में मशीन कोड में बदल देता है, एक बार में मशीन को समझा देता है। जो भी आप कंपाइलर से लैंग्वेज लिखते हो वो एक बार में कंप्यूटर को समझा देता है, पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है और फिर चलता है। इसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एक एक लाइन करके पढ़ता है और उसे तुरंत रन कर देता है। जैसे कोई लाइन में एरर मिलता है वहीं रुक जाता है। जैसे पाइथन और जावास्क्रिप्ट ये इंटरप्रेटर यूज करते हैं। इनको जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सारे कंपाइलर या ट्रांसलेटर पता होंगे कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये सारे क्या करते हैं। असेंबलर असेंबली भाषा को कंप्यूटर को समझाता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को समझाता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ के ही समझाता है। दोनों ये दोनों सेम काम करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम काम करते हैं, बस ये एक बार में पूरी तरीके से बदल देता है और ये एक एक लाइन के बदलता है, बस इतना अंतर है दोनों में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लिंकर क्या होता है।
हमने जब प्रोग्राम बना लिया, कंपाइल कर लिया, उसे लिंक करना होता है। लिंक करना मतलब जोड़ना। लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइल किए गए कोडों को आपस में जोड़कर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। मैंने अभी बताया था लिंकर माने लिंक करना। हमने जो कोडों को कंपाइल किया था असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर से, उनको आपस में जोड़ता है और एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है, यानी चलने लायक प्रोग्राम बनाता है। बिना लिंकर के हम प्रोग्राम को चला नहीं सकते, वो आपस में जुड़ेंगी नहीं फाइल है, तो ये काम लिंकर का होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, मान लीजिए दो फाइलों को सी में लिखा गया है, एक मेन में और दूसरी फंक्शन में। तो कंपाइल होने के लिए दोनों लिंकर दोनों को एक में जोड़ के रन करता है, दोनों को जोड़ देगा, मेन को और फंक्शन वाले फाइलों को जोड़ देगा, तब जाके रन करने लायक बनाता है। ये काम किसका होता है? लिंकर का होता है। अब लिंकर का काम क्या है? लिंकर का काम है फंक्शन कॉल को सही जगह लिंक करना, बाहरी लाइब्रेरीज जैसे math.h वगैरह ऐसी होती हैं, उन सबको जोड़ना, ये सारे काम लिंकर के होता है। लिंकर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लोडर। लोडर का मतलब समझते हो ना, लोड करने वाली चीज। लोडर एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो लिंक किए गए प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, काय में रैम में लोड करता है। जो प्रोग्राम लिंक हो गए हैं, यानी पहले लिंकिंग होगी, लिंकिंग के बाद होती है लोडिंग। तो जो लिंक होने के बाद तब सीपीयू से रन करता है जब वो लोड हो जाता है। क्लियर है? काम क्या है? एग्जीक्यूटिव फाइल को रैम में लाना और प्रोग्राम को रन करने के लिए तैयार करना। ये काम होता है लोडर का। ऐसे ही अगला प्रोग्राम है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है ये भी देख लेते हैं। टेस्टिंग का मतलब है टेस्ट करना। टेस्टिंग का मतलब है एक प्रक्रिया जहां हम जांचते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। प्रोग्राम की टेस्टिंग करना ही टेस्टिंग कहलाता है ना। यहाँ पे प्रोग्राम को चेक किया जाता है सही है या नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? एरर अगर कोई आ रही है तो उसे पकड़ना, आउटपुट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें टेस्टिंग में क्लियर हो जाती हैं। यानी फाइनल हमें किसी को देने से पहले हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर डीबगिंग आती है। डीबगिंग की मतलब है कि कोड में मौजूद बग माने होता है गलतियां या एरर को ढूंढने का काम करते हैं हम। कैसे? डीबगिंग से। डीबगिंग का मतलब उसमें कोई एरर है, कोई वायरसेस है, कोई गलतियां हैं, उनको ढूंढने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। इसके काम क्या होते हैं? रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, सारे से सभी प्रकार के एरर को ढूंढना और उन्हें सही करना डीबगिंग कहलाता है। इसकी मदद से हम स्टेप बाय स्टेप कोड को देख सकते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गया कि लिंकर, लोडर, टेस्टिंग और डीबगिंग क्या होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। प्रोग्राम हमारा बन गया, हमने कंपाइल कर लिया, लिंक कर लिया, लोड कर लिया, इसके बाद हमने उसे एग्जीक्यूटेबल कर लिया, लायक बना दिया और डीबगिंग कर ली, एरर ढूंढ लिया। अब आती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है प्रोग्राम कोड और उसके उपयोग से संबंधित जानकारी को लिखकर रखना, ताकि दूसरे डेवलपर और यूजर उसे समझ सकें। हम लोग वो खरीदे जाते हैं ना वॉशिंग मशीन या फ्रिज, तो फ्रिज के साथ मैनुअल मिलती है हमें, वो मैनुअल ही डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। लिखा है मैंने यहाँ पे कोड की व्याख्या देना, उसमें पता चलता है कि भाई ये कोड काय के लिए बनाया गया है। उसकी यूजर गाइड या मैनुअल बनाना, भविष्य में कोई सुधार करना हो या अपडेट करना हो तो उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कैसे होगा। इसके प्रकार क्या है? जैसे इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, कोड के अंदर कमेंट्स लिखे होते हैं, अलग अलग फाइलें रिपोर्ट के रूप में मौजूद रहती हैं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में करी जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है जब आप अपना सॉफ्टवेयर किसी को बेचें, किसी को दें, कोई यूज करे, तो उसे बताना कि भैया प्रोग्राम को कैसे चलाना है, कैसे इसको अगर कोई एरर आ जाए तो एरर को सही कैसे करना है, भविष्य में अपडेट होगा तो कैसे करना है, कैसे कोड लिखे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है, इन सारी चीजों को लिखने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अंदर क्या कोड लिखे गए हैं और बाहर कैसे काम करता है, ये दोनों चीजें हम डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर के सारे पॉइंट। आई होप आप लोगों को पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। 20 नंबर मिलते हैं इस चैप्टर से। कितने मिलते हैं? 20 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और नोट बनाइएगा। इस ट्यूटोरियल के बाद हमने जो वीडियो डाला है आपके लिए, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ वन लाइनर पॉइंट्स हैं, उनको जरूर लिख लीजिएगा, उनको पढ़िएगा, तभी जाके आपका पहला चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, अगले चैप्टर में, अगले पॉइंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के जरूर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।